सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो यस, काफ़ी टाइम के बाद वी आर बैक और अभी हम लेके आए हैं क्या, क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पूरी क्लास 12 की जर्नी में। हम सारे के सारे सवाल करेंगे जो कि आ रहे हैं बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे हो गया नीट, जेई, और साथ ही साथ हम बोर्ड्स वाले भी क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट यहाँ पे धुआं धुआं कर देंगे। शुरुआत करें क्लास 12 की। तैयार हो सभी लोग? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर एक चार्ज होता क्या है, आखिर चार्ज होता क्या है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या क्या होती हैं, और साथ में हम ये भी सीख रहे होंगे कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है वो ना हमारी क्लास 12 की कौन सी यूनिट का पार्ट है, हमारी क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट का पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, रेस्ट। मतलब अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन चार्ज बॉडीज़ की बात करने वाले हैं जो कि रेस्ट पे रखे हुए हैं। कैसे दो चार्ज बॉडीज़ जो रेस्ट पे रखे हुए हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, क्या सब कुछ होता है वो हम इस यूनिट में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज, कि आखिर एक चार्ज होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मास क्या होता है तो आप लोग कहोगे कि मास एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। जैसे ये कोई बॉडी है, इसके पास कुछ ना कुछ मास तो हो गई। जैसे इसके पास कुछ ना कुछ मास है, अभी अगर इसको मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, उड़ने लगेगा? नहीं, ये नीचे गिर जाएगा। छोड़ दिया, नीचे गिरा। ठीक है, नीचे क्यों गिरा? क्योंकि इसको ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया, और ग्रेविटी किसको अट्रैक्ट करता है, हर उस बॉडी को जिसके पास कुछ ना कुछ मास है। तो मास क्या होता है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जहाँ जहाँ कोई बॉडी होगी वहाँ वहाँ उसके पास मास होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि इस वाइट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ बताओ तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताओगे? ये वाइट कलर का है, दिख रहा है ना, वाइट कलर का है, और ये हार्ड भी है। तो ये इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई। जैसे मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि मैं एकदम स्मार्ट सा हूँ, हैंडसम सा हूँ, तो ये मेरी प्रॉपर्टीज़ है ना। एंड ये सामने ये कोई अमन बैठा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है अमन की, अब छोड़ो मैं नहीं बताता हूँ, लेट हिम डिसाइड। ओके, अमन को खुद ही डिसाइड करने दो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वैसे ही ना चार्ज भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, अगर मैं दो चार्ज बॉडीज लूँ, जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, तो हमें ये चीज़ पता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा अगर ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, या अगर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज हों, लाइक चार्जेस हों, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इतना आया, इतना आ गया। ठीक है, तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। क्या है क्या है क्या है, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it experiences electrostatic force। मतलब चार्ज एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वही दो चार्ज बॉडीज की वजह से जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किस किस टाइप का हो सकता है, ये हो सकता है अट्रैक्शन के फॉर्म में, या तो रिपल्शन के फॉर्म में। इतना आ गया। ठीक है, अब आखिर किसी बॉडी पे चार्ज आएगा कैसे,
जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो आया कैसे, तो आइए एटॉमिक लेवल पे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एटम बना रहा हूँ। एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक न्यूक्लियस। ठीक है, एंड ये है इसकी ऑर्बिट, मतलब बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर मैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स दे दूँ इसको, अगर मैं इसको एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स दे दूँ, जैसे अगर मैं कहूँ इसमें एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अभी अगर मैं एक और एटम बना लूँ जिसमें मैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसको दे दूँ। ठीक है, इसके मैं दो केसेस लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये एक तो इसके पास पहले से था, अभी मैंने एक इसको और दे दिया, तो क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक है और इस पे नेगेटिव चार्ज दो है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एटम इज नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि इस पे दो नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जो इसका नेट चार्ज है वो नेगेटिव होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं वो ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, अच्छा नेगेटिव चार्ज आया कैसे, जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए। तो नेगेटिव चार्ज कब आएगा, व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। इतना आ गया। अच्छा अगर मैं बोलूँ इसके पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन था मैंने इससे वो भी ले लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था मैंने इससे ले लिया, तो क्या अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, इसके पास और कोई चार्ज तो है ही नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो क्यू नेट है वो पॉजिटिव हो गया, ये बोल सकता हूँ कि जो क्यू नेट है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और मैं यहाँ पे एक और चीज लिख सकता हूँ कि जो एटम है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तभी किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो क्या यहाँ पे मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, मानता हूँ नेग्लिजिबल मानते हैं, बट एक एटम के कंपैरिजन में उसका मास भले ही छोटा सा है पर कुछ तो है, भले ही छोटा सा है पर कुछ तो मास है उसका। तो इस वाले एटम में क्या थोड़ा सा मास बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा कि थोड़ा सा मास इंक्रीज कर गया, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि मास थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन था वो भी वहां से निकल गया, तो इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ओके ओके ओके। और ये वाला जो इनिशियल वाला था ये तो न्यूट्रल था, इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज था और ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज था। अगर मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, इसको बोल दूं सी, तो इन तीनों में से मास सबसे ज्यादा किसका है, ए बी और सी में से सबसे ज्यादा मास किसका है, बताना। देखना, ए वाले में एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, बी वाले में एक प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले में तो सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो सबसे ज्यादा मास किसका हुआ, बी का हुआ, बी का हुआ, उसके बाद इसका हुआ और इसके बाद इसका हुआ। तो अगर मैं मासेस का ऑर्डर लिखूं, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मास ऑफ बी सबसे ज्यादा है, उससे कम है मास ऑफ ए, और उस सबसे कम है मास ऑफ सी। इसका मतलब जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मास सबसे ज्यादा होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मास सबसे कम होता है, अगर ये तीनों बॉडीज आइडेंटिकल है। ठीक है, और जो न्यूट्रल होगी वो तो बीच में आएगी। इतना आ गया, क्या इतना आ गया, ठीक है, छाप लीजिए, छाप लो छाप लो छाप लो, मिटा दें, मिटा दें। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट्स ऑफ चार्ज।
कि हमने चार्ज तो देख लिया कैसे आता है किसी बॉडी पर, अब हम इस चार्ज को मेजर किस यूनिट्स में करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हेडिंग डालूं क्या, यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या क्या होती हैं हमारी, सबसे पहले जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्ब, क्या होती है, कूलम्ब। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये होती है ईएसयू, या तो इसका एक और नाम है फ्रैंकलिन, ठीक है। ईएसयू का मतलब क्या है, ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, आखिर इनके बीच में क्या रिश्ता नाता है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू, या तो इसी का एक और नाम फ्रैंकलिन। आया, ठीक है। अच्छा, अभी जो ईएसयू या फ्रैंकलिन ये जो यूनिट होती है ना, वो हमारी सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। हमारे पास चार्ज की एक और यूनिट होती है जो कि है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कौन सी, कौन सी, फेराडे। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। इतना आ गया, इतना आ गया। कौन सी यूनिट है, फेराडे। आया, आया। अब एक सवाल आता है सबके मन में कि आखिर चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों बोला, कोई और नाम क्यों नहीं दिया। अब चार्जेस को एक और कुछ और नाम भी तो दे सकते थे ना, राम और श्याम दे दिया, ठीक है, राजू और बाबू दे दिया, कुछ भी दे दिया नाम, पर पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों दिया। आओ देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट, सॉरी यूनिट नहीं, हेडिंग डाल लूँ, टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी तक हमें पता है चार्ज कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। आखिर एक पॉजिटिव क्यों है और दूसरा नेगेटिव क्यों है, इन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं कुछ खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ नमकीन खा रहा हूं, इसमें मैंने दो टाइप की नमकीन मिक्स कर दी। एक थी, एक का टेस्ट था कुछ खट्टा सा और एक का टेस्ट था कुछ मीठा सा। तो जो मुझे टेस्ट आएगा फाइनली, वो कैसा आएगा, दोनों का मिक्स होके आएगा, कुछ खट्टा मीठा, दोनों का कुछ टेस्ट मिक्स होके आएगा, क्योंकि एक मैंने खट्टा मिक्स करा और एक मैंने मीठा मिक्स करा, तो ये दोनों का कुछ मिक्स होके टेस्ट आ गया। तो वैसे अगर मैं चार्जेस की बात करूं, मेरे पास एक चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस क्यू, और नेगेटिव चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस क्यू। तो मेरे पास वैसे एक चार्ज था प्लस क्यू और एक चार्ज मेरे पास था माइनस क्यू। उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, साथ में लेके आया। तो मैंने क्या देखा कि जब ये दोनों चार्जेस मिक्स हुए, जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर वाले मिक्स हुए, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, मतलब दोनों अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस थे। जब मैंने उन दोनों को साथ में रखा, जब मैंने उन दोनों को मिलाया, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। इससे ये पता चला कि ये जो दोनों चार्जेस हैं वो अपोजिट टाइप के हैं। ये दोनों अपोजिट नहीं थे, क्योंकि इन दोनों को जब मैं मिक्स कर रहा था वो एक और चीज़ बन रहे थे, ये 0 नहीं हो रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इस टेस्ट को और इस टेस्ट को मिक्स करा तो ये टेस्टलेस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट टाइप ऑफ नेचर नहीं था इनका, ठीक है, पर इनका था। क्योंकि इन दोनों को जब मैंने मिक्स करा, इन दोनों को जब मैं साथ में लेके आया, तो इनका नेट कितना हो गया, 0 हो गया। अब किसी भी चीज़ का नेट 0 कब होगा, कि किसी भी दो चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं तो उनका जो फाइनल सम होगा वो 0 कब होगा, जब एक चीज़ पॉजिटिव हो और एक चीज़ नेगेटिव हो, तभी तो वो दोनों मिलके 0 बनाएंगे।
अब अगर एक चीज़ पॉजिटिव हो उसमें मैं एक और पॉजिटिव चीज़ जोड़ दूँ तो क्या वो कभी ज़ीरो हो पाएगा? नहीं। अब एक चीज़ नेगेटिव हो उसमें मैं एक और चीज़ नेगेटिव जोड़ दूँ तो क्या वो कभी ज़ीरो हो पाएगा? वो भी नहीं। ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एक चीज़ पॉजिटिव हो और एक चीज़ नेगेटिव हो। तो नेट चार्ज हमारा ज़ीरो आ रहा था, तब हमें वहाँ से पता चला कि एक चार्ज भले ही पॉजिटिव होगा तो दूसरा उसके अपोजिट नेचर का नेगेटिव होगा, तभी इन दोनों को मिला के हमारे पास नेट चार्ज कितना आ रहा है? ज़ीरो। आ गया? इतना आ गया? ठीक है, छाप लो छाप लो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। छाप लिया? छाप लिया? ठीक है। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं, तुम यूं ही चलाते रहना। हाँ ठीक है, हो गया गाना, बहुत हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अरे मैं कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट्स लिखवाऊँ, लिखवा दूँ? बिल्कुल लिखवा दो। तो कुछ पॉइंट्स नोट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है जो कि सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है, कि जो लाइट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है? श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज इज रिपल्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे पता लगाएं कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं? कैसे लगाएं? हाथ लगा के नहीं। अगर मैं कहूँ कि दो बॉडीज चार्ज है, ठीक है, दो बॉडीज चार्ज हैं, तो कैसे मुझे श्योरली पता चल जाएगा कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है? ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दो चार्ज बॉडीज हैं, अब वो दोनों या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगी, और कुछ तो नहीं होगा। नहीं। अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी तो वो चार्ज हो सकता है। हाँ हो सकता है, बट हमेशा वो चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2 किसी भी r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यही कहा था न्यूटन ने। और वो फोर्स कितना होता है? F = G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये कैसा फोर्स होता है? एट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि दो बॉडीज अट्रैक्ट किस वजह से हो रही हो? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही हो, है ना। जैसे मैं इसको छोड़ दूँ तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगी और ये नीचे गिर जाएगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये और अर्थ दोनों चार्ज हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये तो न्यूट्रल है। इसका मतलब अट्रैक्शन हमेशा चार्ज की वजह से है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। इतना आया। बट रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वजह से आएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये दोनों रिपल करेंगे, तब मुझे श्योर हो जाएगा कि ये चार्ज बॉडीज हैं। अब अगर ये पॉजिटिव है और इसके सामने मैं कोई और बॉडी लेके आऊँ, अब अगर ये दोनों अट्रैक्ट करे तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हमेशा चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हुआ। हो सकता है इस रीज़न की वजह से अट्रैक्शन हुआ हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जब भी मुझे चार्ज का शॉर्ट टेस्ट करना है तो मैं वहाँ पे रिपल्शन करा के देख लूँगा। अगर रिपल्शन हो पाया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बॉडी क्या है? चार्ज है। इतना आया। अगला क्या है? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है
जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज होगा ही होगा। जैसे ये मार्कर, क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं, पर इस पर मास तो है ना। इसका मतलब बिना चार्ज के होते हुए भी इसमें मास है। पर अगर कोई बॉडी, इसको अगर मैं चार्ज कर दूं, चार्ज कहाँ पे आएगा? किसी न किसी बॉडी पर आएगा, और जो भी बॉडी होगी उसके पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा। मतलब चार्ज जब जब आएगा तो वहाँ पे मास का रोल तो ज़रूर होगा। बट जहाँ जहाँ मास आएगा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे चार्ज का रोल हो। तो मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, बट चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना मास के। आ गया? ठीक है। अब और काफ़ी सिंपल सी चीज़ क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सभी को पता है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आ गया? इतना आया। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? +E। ठीक है, बस ये पॉजिटिव होता है। इतना आ गया? आ गया? तो छाप लीजिए, छाप लीजिए। छाप लिया? छाप लिया? ठीक है। अब क्या आता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस टॉपिक में बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। आखिर ये है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, और ये हमें बताना क्या चाहता है? ठीक है, देखते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम और तोड़ नहीं सकते। तो अभी तक तो हम छोटे क्लासेस में ये पढ़ते आए थे कि एक एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं, और छोटे पार्ट्स में हम उसको तोड़ सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को हम और तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। ओनली इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है, हम इसको और तोड़ नहीं सकते। कांट बी डिवाइडेड। इतना आया? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मेरे पास कोई बॉडी है ये, हाँ, मेरे पास कोई बॉडी है ये। अभी मुझे इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन 1 दिया, 2 दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, या ऐसे करते करते मैंने मान लिया इसको मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 7 इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिए? वी ऑल नो द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस बॉडी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे 7 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस पे 7 नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो अगर मैं बोलूँ मैंने इसको यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं इस बॉडी को 7.5 इलेक्ट्रॉन दे दूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना? क्या मैं किसी बॉडी को 7.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? नहीं। अच्छा, क्या मैं इस बॉडी को 2.3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? ये भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टूट ही नहीं सकता ना, तो मैं कैसे दूँ 7.5 इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि क्या मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? हाँ, ये भी दे सकता हूँ, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकते हैं ना। हाँ। अच्छा, क्या मैं 11.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? नहीं, ये नहीं दे सकता। मतलब किसी भी बॉडी में मैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं किसी बॉडी को दूंगा या उस बॉडी से लूंगा, वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करते करते कोई ना कोई इंटीजर होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा,
ठीक है, फ्रैक्शन में ये चीज़ नहीं आएगी। तो बस यही तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है कि द चार्ज ऑन अ बॉडी, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। क्या कहना चाहता है, अगर ये एक बॉडी है, इसको मैंने कुछ ना कुछ मान लेता हूँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी का टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, n इलेक्ट्रॉन दिए, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था, E चार्ज था, तो क्या टोटल चार्ज इतना आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें एक चीज सीखी थी यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा किस में होंगे, इंटीजर में होंगे। तो ये जो n होगा, ये जो n होगा वो हमेशा किस में होगा, इंटीजर में होना चाहिए। हाँ, और ये क्या है, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये Q क्या हुआ, Q नेट ऑन बॉडी। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया। अभी कई बच्चों को ना ये चीज कंफ्यूजन होती है कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं दे रहा हूँ वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, वो हमेशा इंटीजर में होंगे, बट चार्ज तो फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे 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 इलेक्ट्रॉन की ही बात करो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्या ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी तो फ्रैक्शन में है, बट ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में जरूर हो सकता है, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आया वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे मैंने किसी बॉडी को 4 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जितना, कितना 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना आ जाएगा, -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये तो फ्रैक्शन में है ना, ये तो जो हमारा फाइनल चार्ज है वो तो फ्रैक्शन में है, बट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, 4, ये हमारा इंटीजर में है। तो यही चीज हमारी कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये नहीं बोलता कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ना, वो चीज ये बोलता है कि जो चार्ज आया बॉडी पे वो किसकी वजह से आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इंटीजर्स में होंगे। इतना आ गया, इतना आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, चार्ज कैन बी इन फ्रैक्शन, चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। आया, आया, छाप लो छाप लो छाप लो, बिठा दें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लें। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज एग्जिस्ट, इनमें से कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब जो कि पॉसिबल हो सकता है नेचर में। पहला क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ठीक है। क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है ना, सोच के बताना।
अभी मैंने कहा कि जो फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। मतलब यही जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, और ये चीज कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये जो चार्ज लिखा हुआ है ये 10⁻⁻20 में लिखा हुआ है, क्या ये चार्ज इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज से भी छोटा है? ये जो चार्ज हमारे पास लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्या ये चीज एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं, क्योंकि चार्ज जब भी आता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है ना। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो वो इतना चार्ज देगा ना, इससे कम चार्ज तो वो देगा नहीं। अब ये मत सोचना कि ये तो नेगेटिव में है तो ये कम है और ये ज़्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव में है। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी समझा दिया। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो ये चीज़ कम है और ये चीज़ ज़्यादा है। नेगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो चार्ज कम है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमने इसलिए लगाया ताकि हमें ये पता लग पाए कि वो चार्ज एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। अब क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा है तो ये चीज़ नॉट पॉसिबल। क्या लिख दूंगा मैं, नॉट पॉसिबल। आ गया, आ गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला 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 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, देखते हैं। Q इज इक्वल्स टू एन लिख दूंगा, लिख दूंगा। चार्ज कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। एन हमें नहीं पता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे एन निकालना है ना, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए गए जो भी हुआ। तो मैं नंबर ऑफ वगैरह में यहाँ माइनस वगैरह को कुछ जोड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को सिंपल लेके चल रहा हूँ। कितना आया, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कटा 2, ये ऊपर आया 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो क्या n इज इक्वल टू 20 एक इंटीजर है? हाँ, इसका मतलब क्या ये वाला चार्ज पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि n इज इक्वल टू 20 भी एक इंटीजर है और ये चीज़ पॉसिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो भी पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अगला क्या है, 2.56 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर पाएगा? ट्राई करके देखना, करना सॉल्व करना, पॉज करके। कर लिया, कर लिया, नहीं करा ना, करो चुपचाप। अब कर लिया, ठीक है। Q इज इक्वल टू एनी, Q की जगह मैं ये रख दूंगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना आया, n कितना आ जाएगा, ये कटा 2.56 बटे 1.6, कितना आया, कितना आया, कितना आया, 1.6। तो n की वैल्यू कितने आ गई, 1.6। मतलब इंटीजर नहीं आई, किस में आ गई, फ्रैक्शनल में आ गई। क्या फ्रैक्शन वाली वैल्यू हमें एक्सेप्टेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा वो कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये चार्ज क्या है, नॉट पॉसिबल। आया, ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। छापना, छाप लिया। मिटा दे, मिटा दे, ठीक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन removed from a body to get a charge of 1 कूलम। इन्होंने कहा है कि मुझे एक बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज चाहिए। कितना चाहिए? 1 कूलम का चार्ज चाहिए। तो मैं उस बॉडी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं? ठीक है, बहुत आसान, ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखना। कर लिया? ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू कितना चाहिए मुझे? 1 कूलम चाहिए, 1 कूलम। एन मुझे नहीं पता भाई, मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है ठीक है ठीक है। एन कितना आ जाएगा? 1/1.6, और ये 10 की पावर -19 है, ये यहाँ के +19 हो जाएगा। आया? ठीक है। अब 1/1.6 कितना होता है? 1/1.6 होता है, कितना होता है, कितना होता है? 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब कुछ लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि n तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ये चीज़ तो नॉट पॉसिबल हो गई, मतलब किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, अरे ये फ्रैक्शन में कहाँ है? किसको दिख रही है फ्रैक्शन में? क्या मैं यहाँ से 2 जीरोस यहाँ लाके, 2 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 625 इंटू 10 की पावर 16। क्या ये फ्रैक्शन में है? क्या ये फ्रैक्शन में है? नहीं है, ये तो एक इंटीजर है। क्या है ये तो एक इंटीजर है, मतलब 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ताकि किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आ सके। आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है? ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है, उसको मैंने रब किया। ठीक है, रब किया किसके साथ? एक सिल्क क्लॉथ था। ठीक है, जैसा बना है मैं लिख भी देता हूँ ताकि किसी को समझ में आ जाए। ये क्या है मेरे पास? ग्लास रॉड है, और ये क्या है मेरे पास? सिल्क क्लॉथ। इन दोनों को मैंने रब किया, तो फाइनली क्या हुआ? ग्लास रॉड पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। रब करने के बाद ग्लास रॉड पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। कितना? +19.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। कितना चार्ज आया? +19.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। अच्छा, इन्होंने क्या बोला हुआ है? फाइंड चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। क्या बोला है, क्या बोला है कि मैंने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। तो जब मैंने रब किया, तो जब ग्लास रॉड था उसके ऊपर कुछ ना कुछ इतना चार्ज आ गया। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट किया होगा, तो वही हमें बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो जो कि लॉस्ट किए इसने। एक और चीज़ पूछी हुई है कि जब इस पे इतना चार्ज आया, जब ग्लास रॉड पे इतना चार्ज आया, तो सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज आएगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ देखना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड लॉस्ट करेगा उतने ही ये गेन कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ जाएंगे? इसी पे तो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय सिल्क क्लॉथ। यही बोल सकता हूँ। हाँ, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए तो इस पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पे उतना ही चार्ज नेगेटिव आएगा।
इस पे उतना ही चार्ज नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ निकालूं वो कितना होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा ग्लास रॉड वाले के, बट नेगेटिव होगा, अपोजिट पोलैरिटी का होगा। -19.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। आ गया, आ गया। अब मुझे क्या बोला है दूसरे पार्ट में, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। तो Q इज इक्वल टू एन ई, एन कितना हो जाएगा Q बटे ई। Q कितना दिया हुआ है, ये ठीक है, ये कटा आया 10, ये कितना आया, ये कितना आया 160 32 12, 12 इंटू 10 120। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू कितनी आई 120। मतलब इस ग्लास रॉड ने 120 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए, तो इस पे इतना चार्ज आ गया। फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ ने गेन कर लिए, तो इस पे इतना चार्ज आ गया। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। मिटा दें, मिटा दें, है ना, बिल्कुल। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कि एक चार्ज बॉडी की, हमने पहले टॉपिक देख लिया चार्ज क्या होता है, ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। अभी हम आते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होती हैं, बहुत सारी चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, और एक प्रॉपर्टी तो हम, एक क्या बहुत सारी हम पढ़ भी चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये हमने पढ़ लिया कि कोई भी जो चार्ज बॉडी होगी उसमें जो टोटल चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा और फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का। सेकंड क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। कैसा चार्ज, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया ना ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ वाला, जैसे ये ग्लास रॉड थी उसमें और ये यहाँ पे सिल्क क्लॉथ था, तो हमने एक चीज देखी, ग्लास रॉड ने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए, तो इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो इस पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। जब मैंने रब इनको नहीं किया था, जब मैंने इनको रब नहीं किया था, तब ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। उसके बाद जब मैंने इनको रब किया तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। पर अभी भी मैं इसका अगर नेट निकालूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनका नेट निकालूं वो तो जीरो आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसका मतलब जो इनिशियल चार्ज था रब करने से पहले वो भी जीरो था, और जो फाइनल चार्ज है नेट वाला रब करने के बाद वो भी जीरो है। मतलब इनिशियल और फाइनल चार्ज जो कि सिस्टम का है वो क्या है, जीरो नहीं, कंजर्व्ड है। जीरो तो इस केस में था ना, बाकी हो सकता है किसी और केस में इनिशियल कुछ ना कुछ चार्ज हो, बट हम एक चीज जरूर बता सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम होगा। जीरो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, पर सेम होगा ये चीज हम जरूर बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी एक सिस्टम में चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आ गया, ठीक है। अगला क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। दिख रहा है, यहां से हमने चार्ज इसको दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो चार्ज हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है।
ठीक है, फोर्थ कहाँ, यहीं पे, यहाँ पे करवा दूँ। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा किसी न किसी बॉडी पे आएगा और हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। मतलब बिना मास के कोई बॉडी एक्सिस्ट नहीं करती और बिना बॉडी के उस पर कोई चार्ज नहीं आ सकता। मतलब जहाँ जहाँ चार्ज होगा वहाँ वहाँ मास ज़रूर होगा, बट जहाँ जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगला अगला क्या है, फिफ्थ, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस का एक ही चार्ज है अलग अलग केसेस में। ये क्यू चार्ज है मेरे पास, अब ये भी वही सेम क्यू चार्ज है, ठीक है। इस केस में मैंने इसको रेस्ट पे रखा हुआ है, इस केस में मैंने इस चार्ज को रेस्ट पे रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इस चार्ज को कुछ ना कुछ v वेलोसिटी दे दी, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे भी इस बॉडी पे q ही चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी इस बॉडी पे q ही चार्ज रहेगा। मतलब चार्ज डज नॉट चेंजेस विद स्पीड। चार्ज कभी भी स्पीड के साथ चेंज नहीं करता। मतलब चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, जो उस पर चार्ज है वो हमेशा उतना ही रहेगा। इतना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंडक्टर पता है क्या होता है, अरे बस वाला कंडक्टर नहीं, फिजिक्स वाला कंडक्टर। एक ऐसी बॉडी जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन करा पाए, मतलब ये एक कंडक्टर है, ठीक है। हमें पता है कि एक कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या है, एक कंडक्टर है, इस पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। तो जब मैं किसी कंडक्टर पे चार्ज देता हूँ ना, जैसे क्या किया मैंने, ये यही कंडक्टर था, मैंने इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये मेरा मतलब। तो जब मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे बढ़ जाएगा। मतलब भले ही मैंने सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से निकाले हों तो सारा का सारा पॉजिटिव यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता, वो पॉजिटिव पूरे के पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि क्या, एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर स्प्रेड्स, फैल जाता है कहाँ, यूनिफॉर्मली टू इट्स सरफेस। मतलब जो भी मैं इस पे एक्सेस चार्ज दूंगा, एक्स्ट्रा चार्ज इस पे जो भी दूंगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली बट जाएगा। आया, किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के केस में। इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर्स के देख लें, इंसुलेटर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते। तो ये है जैसे एक इंसुलेटर, ठीक है, ये भगवान ये कैसा इंसुलेटर है, ठीक है, मान लेना ये क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो अगर मैंने इसके इस पॉइंट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो यहीं पे रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। मतलब मैं जहां पे चार्ज को प्लेस करूंगा, जहां पे चार्ज को रख दूंगा, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। ये चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ जाएगा। इतना आया, इतना आया। तो क्या होगा, एक्सेस चार्ज गिवन टू एन insulator remains
वेयर इट इज प्लेस्ड, मतलब जहां पे मैं चार्ज को रखूंगा वो चार्ज वहीं पे रहेगा, यूनिफॉर्मली इसकी तरह बढ़ नहीं जाएगा। आ गया, आ गया। तो ये है चार्जेस की प्रॉपर्टीज। अभी हम और भी देख रहे हैं। शांति, इतना हो गया, इतना लिख दो। लिख दिया? अगली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 है चार्ज फॉलोज स्केलर एडिशन। चार्ज फॉलोज स्केलर एडिशन से मतलब क्या है? मतलब अगर मेरे पास एक चार्ज है 1 कूलम, उसके ऊपर मैं एक और चार्ज लेके आ जाऊं, वो भी 1 कूलम का, वो भी 1 कूलम का, तो ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? 2 कूलम। जैसे हम 1+1 करते हैं 2, वैसे हमने चार्ज का एडिशन करा। अच्छा, अगर मेरे पास एक चार्ज है 4 कूलम का, ठीक है, मैंने उसके सामने लेके आया -1 कूलम का एक चार्ज, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? 3 कूलम। जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना 4 - 1 = 3, वैसे हमने यहाँ पे भी करा। तो ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्केलर एडिशन। मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज की डायरेक्शन क्या है, हम ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे, वेक्टर वाली हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल, अगर वो सेम नेचर के चार्ज हैं तो हम उनको प्लस कर देंगे, अपोजिट नेचर के चार्ज है तो हम माइनस कर देंगे। सिंपल यही हम देख रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की? अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे हम 2 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। मतलब किसी भी बॉडी को अगर मैं चार्ज दे दूँ तो 2 तरीकों से वो चार्ज उस बॉडी पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, पहला होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैंने इस पे चार्ज दे दिया तो वो यूनिफॉर्मली इसके पूरे सरफेस पे बढ़ जाएगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर इस पे यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ा, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कौन कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? पहला है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आया? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उस पर यूनिफॉर्मली सरफेस पे चार्ज बटा हुआ है, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, हर जगह पे यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास कुछ इरेगुलर शेप की बॉडी है, ऐसी इरेगुलर शेप की बॉडी है, तो ऐसी बॉडीज में क्या होता है? जो शार्प एंड होता है ना, क्या ये शार्प एंड है? क्या ये नुकीला हिस्सा है ना? वहां पे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो बाकी एरिया है वहाँ पे कम चार्ज होगा। तो एक जगह पे ज़्यादा चार्ज है, एक जगह पे कम चार्ज है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी अगर कुछ कुछ लोगों ने मिस्टर बीन देखा हुआ है, तो उसमें याद है एक एपिसोड आती है कि वो एक बड़ा सा गोला रहता है, उस पर वो ऐसे हाथ रखते हैं और उनके बाल खड़े हो जाते हैं। देखा है कभी? जैसे उसमें क्या होता है, एक ऐसी रॉड होती है, ठीक है, ऐसे ज़मीन से लगी हुई,
और इस रॉड के ऊपर क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसे गोला होता है, इस बड़ा से एक गोला होता है, सामने एक आदमी आता है, जो भी आता है, ठीक है। अब ये आदमी में कैसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं ये आदमी है, ये अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखता है, ठीक है। ठीक है, इसने अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखे, एक सेकंड, ये आदमी दिख भी रहा है, हाँ एकदम बढ़िया से दिख रहा है। तो जब इसने अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखे, ये क्या है, ये है एक इंसुलेटिंग रॉड, ठीक है, ये है एक इंसुलेटिंग रॉड, और ये क्या है, एक चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर पे बहुत सारा चार्ज है, और ये इंसुलेटिंग क्यों लगा है, ताकि ये चार्ज यहाँ से आना चले जाए, इंसुलेटर है ना, चार्ज के फ्लो को रोक रहा है। तो इसने इस चार्ज स्फीयर पे हाथ लगाए, तो अब बाल कैसे होते हैं, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं एक बाल को, तो वो ऐसा होता है। तो एक चीज देखना, यहाँ से वो शार्प नहीं है, इस साइड से है वो शार्प। तो बालों के इस हिस्से पे, बालों के इस हिस्से पे ज्यादा चार्ज आ जाना चाहिए। तो जब बहुत सारे बाल होंगे, जैसे एक और बाल है, ठीक है, अलग अलग रंग के बाल हैं भाई के एकदम, तो यहाँ पे भी और ज्यादा चार्ज होंगे, ऐसा ही होगा। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज, हैवीली पॉजिटिव, ये भी हैवीली पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, तो बाल एक दूसरे को रिपेल करना लग जाएंगे, इसीलिए बाल एक साथ रहने की बजाय ऐसे ऐसे हो जाएंगे खड़े। अब समझ में आया ऐसा क्यों होता है। और इस पूरे के पूरे मशीन का नाम क्या होता है, इस पूरे के पूरे मशीन का नाम होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। क्या होता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर। अभी साथ ही साथ लगे हाथ, इस आदमी का भी एक नाम दे दें, क्या नाम रखें बताओ। इस आदमी का नाम रखते हैं, यस, इस आदमी का नाम होगा आज से राजू। तो राजू पूरी की पूरी फिजिक्स जर्नी में बहुत काम आने वाला है हमारे, ठीक है। तो अब मैं भी यही चाहूँगा कि इसको दोस्त बना ही लो आखिर, ठीक है। इतना आया, इतना आ गया, छाप लिया इतना, लिख लिया इतना, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। हाँ हाँ, मैंने कहा था कि अभी दो ही टॉपिक हुए हैं, एक चार्ज हमने पढ़ा और एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा। अभी हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि लेक्चर की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो हो सकता है कि आधे में ही रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ बंद हो जाए। तो ये बेटर रहेगा कि हम इस टॉपिक को हम अगले ही लेक्चर में देखें। क्या क्या हम पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, जिसमें 3 मेथड्स आएंगे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तो ये 3 मेथड्स हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक मज़े करिए, पूरी क्लास को इसको एकदम मज़े से आराम से पढ़ते चलेंगे। तब तक इस सबको रिवाइज करिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जय हिंद।